और जब चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में मैं जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे। हाथ मिलाने से? हाँ, कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। पिछले 6 साल पहले जब मैंने अपने आप ये काम शुरू किया तो जब मैं एक कोच के पास गया तो कोच ने बोला क्यों आए हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं अपने बच्चों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बोला गेट आउट। मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। फिर मेरे को बोला यू आर द प्रॉब्लम। तो लोग तो बोलते थे कि चौधरी साहब बड़े सक्सेसफुल है। एक्चुअली आई वाज डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ। जो ये कारपेट इंडस्ट्री है जो इतने चालाक, तेज, ग्रीडी लोगों से ड्रिवन है, मतलब अरे इनको बिल्कुल चिंता नहीं कि अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो काम करने वाले आर्टिजन का क्या होगा। हम भी मतलब जब बच्चे थे हम यही सोचते थे कि वील गो आउटसाइड टू स्टडी। आपने कहा कि सारे बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं, इंडियन एजुकेशन की नहीं दी मतलब। जैसे मैंने तो कभी एआई, टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप, कंप्यूटर के बारे में सुना भी नहीं था। मोबाइल फोन ही नहीं होता। हम ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब। देखिए जो गरीबी और अमीरी का जो सोच है ना वो है सेल्फ स्टीम। ये जो रग्स हैं अनफॉर बहुत मेहनत होती है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन इसका प्राइसिंग आपने कभी सोचा है कि एक प्रीमियम प्राइसिंग है? कभी सोचा है कि एक आम जनता भी अफोर्ड कर पाए? सर मेरा ना एक ऑब्जर्वेशन है इंडिया के बारे में। यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत ही क्लटर्ड है इन अ वे कि जो हम घर की नॉर्मल चीजें होती हैं जैसे कि हो गई कुर्सी या टेबल, हमें नहीं पता कि हम कौन से ब्रांड की खरीद रहे हैं, किसी की कोई प्रेफरेंस नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक रग्स जैसे नीश मार्केट में आपने कैसे जयपुर रग्स को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया? देखिए हमारी जो टेग लाइन है हमारे ब्रांड की वो है कि वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरीज and we sell experiences. And if you want to buy our carpet, we will not charge for the carpet. We will only charge for the story. क्योंकि जब मैंने इस धंधे को शुरू किया था तो मेरा सोच यही था कि जो ग्रास रूट आर्टिजन है, ग्रास रूट पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी क्रिएटिविटी को मैं ग्लोबल मार्केट से जोड़ूं, connecting the creativity of the grassroots artisan to the global market. तो उसके पीछे एक सोच था, एक कहानी थी, और इस बिजनेस के माध्यम से जब वो कारपेट बनाते हैं उनके सोच में जो बदलाव आया, उनका जीवन जो बदला, और वो जो अपना हार्ट एंड सोल डालकर जो कारपेट बनाती है उनकी जो स्टोरीज है, तो हर आदमी ये चाहता है कि ऐसे आर्टिजन का बना हुआ कारपेट, जयपुर का बना हुआ कारपेट मैं अपने घर पे लाऊं। तो एक्चुअली दे आर नॉट बाइंग द कारपेट, दे आर बाइंग द प्रोस्पेरिटी फॉर देयर होम। बिल्कुल सर आपकी खुद की कहानी, स्टोरी खुद भी काफी रोचक है क्योंकि यू कम फ्रॉम चूरू। चूरू एक बहुत स्मॉल एरिया है और वहाँ पे जैसा कि हम सब लोग पढ़ रहे थे, हम जान रहे थे कि कास्ट बायस बहुत ज्यादा है। जो भी आपने शुरुआत की, बहुत अनटचेबिलिटी को लेकर काफी धारणाएं रहती हैं। कैसे आपने उसे पार किया? क्योंकि आई एम श्योर परिवार में भी रहती होंगी। देखिए जब मैंने 2 रूम से इस कारपेट के धंधे की शुरुआत की तो 1-2 महीने बाद ही घर वाले बोले, माताजी पिताजी बोले कि ये तो अनटचेबल है, अछूत जाति के लोग, हम घर में नहीं आने देंगे। फिर ब्राह्मणों का मोहल्ला था तो वो बोले कि हम मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और जब चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में मैं जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे। हाथ मिलाने? हाँ, कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तो मुझे समझ आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो वो जो कर्म करता है, और कर्म करते वक्त उसके मन में जो चलता है, जो शुद्धता होती है, उससे पहचान होनी चाहिए। तो फिर समझ आया कि आई एम ए पार्ट ऑफ ए सोसाइटी, आई एम ए पार्ट ऑफ ए फैमिली विच इज ड्रिवन बाय कंडीशनिंग एंड ड्रिवन बाय हिपोक्रेसी। लोग अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है। 4 लोगों के सामने जाकर तो बोल देंगे कि हम कोई परहेज नहीं रखते, हम डिफरेंस नहीं समझते, पर जब वो इंसान आपके घर आएगा, वो ट्रीटमेंट में दिखता है
बिल्कुल। पर मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैं आज भी देखती हूँ कि आइडियोलॉजीज रेप्लिकेट होती हैं। अगर आपका परिवार एक आइडियोलॉजी से आता है तो आपके अंदर भी वो धारणाएं आती हैं काफी। बिल्कुल। पर आपकी इतनी अलग धारणा, इतनी अलग सोच कैसे हुई? क्योंकि देखिए मतलब अभी भी पिछले 6-7 साल से ना, जिसके लिए मैं अलग से बात करूंगा आपसे, मुझे ये समझ में आया कि मेरे जीवन में जो सफरिंग आई दैट वाज फ्रॉम माय बिलीफ सिस्टम। मेरे बच्चों में जो सफरिंग आई वो मेरे बिलीफ सिस्टम से आई। मुझे बिलीफ सिस्टम अपने पेरेंट्स से मिला, मेरे पेरेंट्स को बिलीफ सिस्टम उनसे मिला। तो जो सारी सफरिंग की जो जड़ है, सारी प्रॉब्लम की जड़ है, वो एक बिलीफ सिस्टम है। तो इसका साइंस मुझे 6 साल पहले समझ में आया। लेकिन जब मैंने इस धंधे को शुरू किया था तो आई वॉज ए रिबिलियस चाइल्ड। बचपन से मैं देखता था कि परिवार में, समाज में जो लोग हैं वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, उनमें इंटीग्रिटी कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दी। और मैं बहुत मतलब इनोसेंट था, मैं अंदर से बाहर से बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह सरल था। तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि अंदर और बाहर से आदमी दो हो कैसे सकता है। तो बचपन से मैं उसके लिए एक बहुत रिबिलियस था और ये मैं कोशिश कर रहा था कि हाउ आई कैन नो माई सेल्फ। क्योंकि ये लोगों के दो चेहरे इसलिए हैं कि दे डोंट नो देमसेल्व्स, दे वांट द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर वो दिखावा करना चाहते हैं। तो बचपन से मेरी ये खोज ये थी कि हाउ आई कैन नो माई सेल्फ एंड गो बियॉन्ड दैट। पर आपके बारे में, जो आपने खुद के बारे में जाना, ऐसी क्या चीजें थी जो आपको लगा कि यार ये बहुत बुरी आदतें हैं, इनको मैंने नहीं हटाया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा जो मैं चाहता हूँ? देखिए, जानने की यात्रा तो बचपन से ही रही मुझे, और मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि आई एम ए पीपल पर्सन, आई लव नेचर। तो जब ये धंधा मैंने शुरू किया तो इतने सारे गांव के अलग अलग जातियों के लोगों से मैं मिलता था, और ऐसे लोगों से मिलता था दे वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो उनसे मुझे इतना प्रेम मिलता था, मैं भी उनको इतना प्रेम करता था। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि जो एक ह्यूमन कनेक्शन है, जो लव है, जो अनकंडीशनल लव है, इट कनेक्ट्स। और फिर जब, जैसे मैंने बताया, पिछले 6 साल पहले जब मैंने अपने आप पे काम शुरू किया, तो जब मैं एक कोच के पास गया तो कोच ने बोला क्यों आए हो? तो मैंने बोला कि भाई मैं अपने बच्चों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बोला गेट आउट। तो मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? तो फिर मैं बैठा, तो फिर मेरे को बोला यू आर द प्रॉब्लम। तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था। तो फिर जब मैंने कोचिंग शुरू की तो मुझे समझ में आया कि माई एम्बिशन करप्टेड माई विजन, माई एम्बिशन करप्टेड माई पैशन, एंड माई एम्बिशन करप्टेड माई स्पिरिट। और जब मैं एम्बिशियस होकर काम करने लगा तो आई वॉज ड्रिवन बाई द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। जब मैंने अपने अंदर जाना शुरू किया तो 55 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को मैंने अपने अंदर पकड़ा, जो मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड है। सर कुछ बताइए और किस फिर टाइप की? एक चीज पे काम करना शुरू किया। तो लोग तो बोलते थे कि चौधरी साहब बड़े सक्सेसफुल है। एक्चुअली आई वाज डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी कैसे शुरू होती है कि जब आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो और आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी श्रिंक हो जाती है, सो देन यू नीड द वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड। फिर आप अनकॉन्शियसली आदत के वशीभूत होके ऑटो पायलट मोड में जाके आप डिसीजन करने लगते हो, आप काम करने लगते हो। तो जो सबसे पहले मुझे जो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट का पता चला, दैट वाज द वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड। मैं कुछ भी करता था तो उसका वैलिडेशन मुझे बाहर से चाहिए। तो मैं लोगों को दिखावा करता था कि देखो इस मैगजीन में मेरी फोटो छपी है, ये मेरे को अवार्ड मिला है, मैंने ये करके दिखा दिया, मैं इतना बड़ा आदमी। तो आई वाज सीकिंग द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। दूसरी सबसे बड़ी जो मैंने देखी जयपुर बनने के बाद में, कि इतना एम्बिशियस हो गया मैं बड़ा बनने के लिए कि मैंने जो ग्रोथ थी
वो ओरिजेंटल की, मतलब हर चीज बड़ा ज्यादा लोमे लगाइए, ज्यादा हाँ, बीवर रखिए, ज्यादा काट रहे, हर चीज बड़ी बड़ी होनी चाहिए। एक चीज को पकड़ कर नहीं। हाँ, जबकि मुझे ग्रोथ करनी चाहिए थी हॉरिजेंटल। और जब आप हॉरिजेंटल ग्रोथ करते हो तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें आती है कि फिर आप उसको स्केल करो तो आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। बिल्कुल। तो अभी भी मेरे पास 55 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स मेरे पास लिखी हुई है। पर सर, जो आपने वैलिडेशन के बारे में कहा कि मैं वैलिडेशन को बहुत मानता हूँ, जब आपने शुरू किया होगा तब तो कौन वैलिडेट करने वाला होगा? एंड यू स्टार्टेड विद अ नीश जो इतना ज्यादा नहीं है, क्यों यही बिजनेस? आपके पापा का शू बिजनेस था और आपने एक अलग ही रुख पकड़ा। और आई डोंट थिंक, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप बता ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग तो मना ही करते थे इस चीज के लिए, तो आपने ये बिजनेस क्यों पकड़ा और आपने ऐसा क्या देखा कि आज जयपुर रग्स वो है जो है? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि जब इस बिजनेस को शुरू किया तो बहुत जल्दी मुझे पता चल गया कि आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम माई फैमिली, आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम माई सोसाइटी, एंड आई एम वर्किंग विथ ए कम्युनिटी विच इज ऑलरेडी रिजेक्टेड बाई द सोसाइटी। सो दे नीड माई लव, आई नीड देयर लव, जो एक दिन जयपुर बन गया। सोसाइटी के अंदर जो दिखावा था, जो कंडीशनिंग थी, जहां वो खुद नहीं जानते हम लोग क्या है, किसी दूसरे के बारे में वो नहीं जानते, तो जब मैंने रिजेक्टेड लोगों के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि एक इंसान का जो इंसान का रिश्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदू, मुसलमान, छोटा बड़ा, रिजेक्टेड, बिना रिजेक्टेड, ये सब आदमी के बनाए हुए भेद है। पैसों से कैसे रिश्ता इवॉल्व हुआ है आपका? मतलब पहले तो कुछ नहीं था, धीरे धीरे जब आने लगता है तो ऐसा कहते हैं कि सर पे चढ़ जाता है, हवा लग जाती है उस चीज की। क्या आपके साथ भी ऐसे मोमेंट्स थे जब आपने बेफिजूल की खर्ची कर दी या फिर लगा कि यार ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है पैसों से? देखिए, जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैंने बोला कि आई वाज लाइक ए इनोसेंट चाइल्ड, तो मुझे ये मालूम नहीं था पैसा होता क्या है। मैं केवल अपने काम में मुझे जो अच्छा लगता था उस काम में मैं लगा हुआ रहता था। और आप घर पे बच्चों को पूछोगे, वाइफ को पूछोगे, तो आज भी मेरी पैसे के मामले में ये हालत है कि वो मेरा पर्स चेक करते रहते हैं कि मेरे पर्स में पैसे तो है, क्यों मैं पैसे पर्स में डालना ही भूल जाता हूँ। तो उनको लगता है कि कहीं मैंने कुछ खरीद लिया, कुछ खा लिया, तो पर्स में पैसे नहीं होंगे, अरे बाप तो रे। वो फिर कहाँ से उनको अरे दे पाएंगे। आपका तो सर नाम ही काफी है, आप जहाँ जाएंगे सब फ्री में दे देंगे आपको। नहीं, लेकिन वो लारी वाला थोड़ी जानता है। वो तो बोलेगा बैठ जाओ यहीं पर। आपकी वाइफ आपका आई थिंक सबसे ज्यादा बिगेस्ट सपोर्टर रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। कैसे मिले आप दोनों? नहीं, वो तो अरेंज मैरिज थी। अच्छा। पर वो इतना सपोर्ट क्योंकि आपको और कहीं से नहीं मिल रहा था। हाँ जी, हाँ She जी, was हाँ the जी। one. क्योंकि देखिए, जब परिवार वाले लोग ये बोलते थे कि भई ये तो अनटचेबल है, घर में नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी वो उनको मालूम था कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं पूरा टाइम लोम पे गुजारता था और दोपहर का खाना भी उन्हीं के साथ खाता था मैं। तो वाइफ दोपहर में उनको माता से पिता से छिपा के अलग से चाय बना के दिया करती थी वीवर को। और फिर क्या, मेरे को गांव में बहुत जाता था मैं, तो सुबह 4 बजे उठ के वो खाना बनाती थी पूरे दिन का, जिससे मैं सुबह जल्दी ना गांव के अंदर जाऊं। और फिर बहुत सारे इस धंधे को बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे गाँव में रहा मैं, ऐसे विलेजेस में रहा गुजरात में जहाँ हम 300 रुपये महीना केवल किराए देते थे एक कमरे में। तो ऐसी ऐसी जगह वो साथ रही मेरे और मेरे को सपोर्ट किया। बलसाड़ के पास? हाँ, दैट इज इन द उनाई अच्छा। इन वलसाड डिस्ट्रिक्ट। आपके बच्चों की आप कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं? मतलब क्या ऐसा लगता है कि अब क्योंकि आपने तो स्ट्रगल देख लिए, वो लोग फॉर्चुनेटली एक ऐसे खानदान में बड़े हुए हैं जहाँ पे उनके पास सारी सुख सुविधाएं ऑलरेडी हैं, तो आप मैंने सुना कि आप उनको एक 2 महीने के लिए छोड़कर भी आ गए थे कि अब तुम यहीं रहो भाई, यहाँ पे कम सीमित साधनों के साथ रहोगे तो थोड़ा वो ग्राउंडेड फीलिंग आएगी। बच्चों के साथ क्या है कि मेरा जो रिलेशन था ना, दैट वाज लाइक ए फ्रेंड। मैंने कभी बच्चों पे अपना पोजीशन नहीं दिखाया कि ये मेरे बच्चे हैं, मतलब तो मैंने हमेशा उसको फ्रेंड की तरह डील किया। और वो भी मेरे को इतना लव करते थे कि जब मैं गांव में जाता था, किसी से मिलता था,
तो वो मेरे साथ रहते थे। तो आज जो जयपुर बना, जयपुर का ब्रांड बना, तो जब मेरे 500 बच्चे ना, 3 बेटियां 2 बेटे हैं, 500 अमेरिका में पढ़े। हाँ। तो जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वो देखते थे कि पापा तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, इनसे किसी को निगोशिएशन करना नहीं आता, इनको बात करना नहीं आता। तो जो कस्टमर आते थे हाँ। वो मेरे को हमेशा धोखा दे के ना, घाटा दे के जाते थे, मतलब नुकसान करके जाते थे। तो उनके मन में ये था कि जो ये कारपेट इंडस्ट्री है, जो इतने चालाक, तेज, ग्रीडी लोगों से ड्रिवन है, मतलब, और पापा जैसे आदमी को भी ये नहीं छोड़ते। और इनको बिल्कुल चिंता नहीं कि अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो काम करने वाले आर्टिजन का क्या होगा। तो वो भी जरूरी क्योंकि वो मेरे से प्रेम करते थे, तो उनके मन में ना एक विजन था, कुछ करने की इच्छा थी कि एक दिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो पापा का जो विजन है, एंड कंज्यूमर से इन आर्टिजन को जोड़ना, उसको हम अचीव करेंगे। तो आज उनके अच्छे काम की वजह से ही आज पूरे दुनिया की कारपेट इंडस्ट्री में एक सोच में बदलाव आया, एक काम करने के तरीके में बदलाव आया। मैंने ना ऐसे बहुत ज्यादा, हम भी मतलब जब बच्चे थे हम यही सोचते थे कि वील गो आउटसाइड टू स्टडी, हम इंडिया में नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों, मतलब इंडियन एजुकेशन, आपने कहा कि सारे बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं, इंडियन एजुकेशन क्यों नहीं दी, मतलब यहाँ पे कॉलेज पढ़ते? देखिए, जब पहले वाली बेटी मेरी जब बम्बई में पढ़ रही थी तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगी पढ़ने के लिए। तो मुझे तो उस वक्त कुछ भी नहीं मालूम था कि अमेरिका जाएगी तो कैसे जाएगी, क्योंकि मैं कभी विदेश गया भी नहीं। तो फिर उसने बोला, पापा आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है? मैंने कहा, देखो, जब तुम अमेरिका जा रही हो तो आई लव वीवर्स, आई लव वीविंग। तो एज ए रिच फादर की डॉटर के रूप में मत जाना, एक वीवर की बेटी के रूप में जाना। तो बोला, उससे क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा कि उससे ये फायदा होगा कि मेरा जो एंड कंज्यूमर है वो अमेरिका में रहता है, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोर्ट था अमेरिका उस वक्त। और मैं कभी अपने एंड कंज्यूमर से मिला ही नहीं। अमेरिका छोड़ तो विदेश में कभी गया ही नहीं मैं। तो मुझे मालूम नहीं कि वो जो एंड कंज्यूमर है उसको क्या चाहिए, और वो मेरे जो बने हुए कारपेट को कैसे लेता है। तो जब तुम पढ़ रही हो तब तुम ये देखो कि उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है। अमेरिकन वुमेन के, वो घर को कैसे डेकोरेट करती है, और वो जो कपड़े पहनती है या जो भी कुछ करती है उनमें कैसे कलर्स है। सो व्हेन यू कम बैक, एस्थेटिक समझ आया, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। वेरी ट्रू। तो तीनों बेटियों ने इस बात को समझा। और दूसरी बेटी जो, मतलब जो डिजाइनर है, अब उसने ऐसे डिजाइन बनाए कि पूरी इंडिया की हिस्ट्री में जो डोमोटेक्स फेयर होता है उसमें कलेक्शन अवार्ड पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं मिला। तो वो पहला अवार्ड इंडिया को उसने दिलवाया। क्या बात है। दिस चेंज द हिस्ट्री। सर, आप हमारी जनरेशन के इतने लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपके कि कैसे ये लोग काम अलग करते हैं, इनके बारे में क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं? जैसे जेनजी जो एक टर्म है, उसको तो बहुत वो भी कर दिया है कि ये तो मतलब मजाक है, ये काम को सीरियसली नहीं लेते। तो आपने क्या सीखा है यंगर जनरेशन से? देखिए, जो अब मेरा जो मोस्टली काम है वो यंग जनरेशन के साथ ही है, क्योंकि पिछले जो 7-8 साल में जितनी भी हायरिंग की है ना, मतलब अब 90% यंग लोगों की हायरिंग की है। तो मैंने देखा है कि जब मेरी एज के जो लोग हैं, जब मैंने कमाना शुरू किया था तो उस वक्त पैसा कमाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। पैसा कमाना एक समाज में माना जाता था कि वो एक आदमी कुछ है, मतलब। और जब कोई एक्सपोर्टर होता था तो उसको तो इस तरह डील करते थे कि पता नहीं ये एक मिनिस्टर बन गया या राजा जैसा बन गया। तो वो जो जनरेशन थी, मतलब मेरी जो जनरेशन थी, वो पैसा कमाने में इतने व्यस्त थे कि दे मिस सो मेनी थिंग्स। और आज की जो जनरेशन है उनके पास एक नया विजन है, एक नई कैपेबिलिटी है। तो मेरी जो जनरेशन जिस तरह दुनिया को देखती है, दे हैव ए टोटली न्यू आई। आज जो कस्टमर
जो खरीदने का तरीका है या जो एक कस्टमर जिस तरह सोचता है उसकी सोच में बहुत बदलाव आया है। पहले लोग सोचते थे हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे तो दे फील प्राउड हाँ बिल्कुल। कि मैंने इतनी महंगी चीजें खरीदी है, वो दिखाते थे सबको। आज जो यंग जनरेशन है वो देखते हैं कि ये जो जिसको मैं परचेज कर रहा हूँ उसमें सस्टेनेबिलिटी की क्राइटेरिया कहाँ है, बिल्कुल। बनाने वाले ने किस तरह बनाया, उसके साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ, ये कहीं कोई धरती को या किसी को डैमेज करने वाला नहीं है। तो आज की जनरेशन में एक नया सोच है और नई कैपेबिलिटीज है जो पहले कभी नहीं थी। जैसे मैंने तो कभी एआई टेक्नोलॉजी ये लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सुना भी नहीं था, मोबाइल फोन ही नहीं होता। सीख रहे हैं आप एआई यूज करते हैं खुद से? हाँ, अब तो मैं सबसे आगे हूँ अरे वाह, क्या बात है। तो रखना पड़ता है मतलब दुनिया में जितना भी जो हाँ। बेस्ट नॉलेज आ रहा ना हाँ। उन सब में मैं आगे रहता हूँ। मेरे पास पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है और उसी तरह के लोगों को रखता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो कि आप ये अपडेट रखो खुद। हाँ, तो इसलिए आज की ये जनरेशन की ना बड़ी अच्छी चीजें हैं और जो चीजें उनमें जो सुधार करनी है वो है कि काफी लोग बहुत जल्दी एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि वो इतनी बड़ी गलतियां कर लेते हैं कि दैट बिकेम द फार्मूला ऑफ फेलियर। पर गलतियों से ही सीखता है इंसान, एटलीस्ट वो बेटर है कि गलतियां कर ले। हाँ तो सही है। हाँ तो लेकिन देखिए मैं देखता हूँ कि आज की जनरेशन में वो सरलता है, मतलब हाँ। जो पहले की जनरेशन में नहीं थी। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज की जनरेशन ना एक नया इतिहास क्रिएट करेगी। आज आप ये देखो कि अब जैसे आपकी जैसे ईमेल आई, आप भी तो उसी जनरेशन के हो ना दोनों। हाँ जी। तो उसमें लिखा था हम सेंट जेवियर स्कूल के कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हमने ये शुरू किया है। तो मैंने उनको बोला कि चाहे कुछ भी हो देखने की जरूरत नहीं, इनको जरूर टाइम देना, क्योंकि जो ही मुझे आता है कि यंग आदमी कोई स्टूडेंट ने कोई चीज शुरू की है, सबसे पहला मेरा ध्यान जाता है कि आई विल लर्न फ्रॉम देम, अरे वाह, व्हिच आई मिस्ड इन माय लाइफ। और आते ही मैंने आप दोनों को पहले वाला वही सवाल पूछा कि मेरा पॉडकास्ट बाद में करना, पहले मुझे आपसे सीखने दो एंड आई नीड योर हेल्प। मुझे आप ये बताइए कि हम सब बिजनेस वगैरह की बात की, मुझे आर्टिस्ट्स के बारे में जानना है, क्योंकि अभी हम कारपेट्स रग्स वगैरह ये सब देख रहे थे, तो आपने एक मनचाहा कारपेट्स भी रखे हैं जहाँ पे आप बस अलाउ करते हैं मतलब कि आर्टिस्ट को कि आप कुछ भी डिजाइन कीजिए, एक सेट पैलेट नहीं है। कौन सी कहानियां निकल के आई और क्या तरीका होता है, कैसे बात करते हैं आप उनसे इस बारे में? थोड़ा सा ऐसे बात कीजिए जैसे हम ही आर्टिस्ट हैं, आप हमसे बात कर रहे थे, कैसे करते हैं आप वो? देखिए पहले तो मैं ये जो आर्ट की परिभाषा समझाता हूँ जो मैंने सीखी। एक तो होता है विज्ञान, साइंस। साइंस का मतलब है सत्य को जानना, टू नो द ट्रूथ। फिर आता है धर्म, रिलीजन। रिलीजन का मतलब है कि वो जो सत्य है उसकी अनुभूति करना, उसको जीना, उसको गहराई से अंदर ले जाना, दैट इज द रिलीजन। और जब वो सत्य जितना एक आदमी उसकी अनुभूति गहरी होती जाएगी, डीपर जाता जाएगा, इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। और वो जो ओवरफ्लो है दैट इज द आर्ट, दैट इज द कला। अब इसकी शुरुआत कैसे वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो मेरी बेटी कविता है जो एक ग्लोबल डिजाइनर है, जब वो मेरे साथ गांव में जाती थी तो कई बार बोलती थी कि मतलब पापा इसमें तो कुछ महिलाएं मेरे से भी ज्यादा क्रिएटिव है। तो मैं उनको बोलता था कि तुम ऐसे क्रिएटिव कैसे हो सकती है? I spent millions of dollars to get you study in the US and they never went to the primary school. लेकिन उसको वो जो ओवरफ्लो वाला विज्ञान मालूम था। हाँ। उसने कुछ ऐसी महिलाओं को चुना जो बहुत क्रिएटिव थी, उनको फ्रीडम दी कि आप अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाए जो कभी इतिहास में नहीं बने। और आज इस इनिशिएटिव को ना 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं उन महिलाओं को। मोस्टली ग्लोबल अवार्ड है और नेशनल अवार्ड है।
2017 में बिमला देवी, जो मेरिज के बाद में कभी अपने गांव के बाहर नहीं गई, कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई, जिसको लिखना भी बिल्कुल नहीं आता, उसने जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता और जर्मनी अवार्ड लेने के लिए गई। अमंग द 500 फॉर्च्यून कंपनीज, शी वाज द ओनली लेडी फ्रॉम द रिजेक्टेड कम्युनिटी। ये कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर खुद का सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते होंगे, और उनको वो फील करा देना कि आप कैपेबल हो, आप बिल्कुल। तो आपने कैसे किया, आप कैसी बातें हुई आपकी उनसे जिनसे उन्हें, क्योंकि एक ये थ्योरी है कि हम ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें माइंडसेट का भी बहुत डिफरेंस होता है। शायद कुछ लोग जो बहुत टाइम से पिछड़े हुए या वैसे रहते हैं, वैसे ट्रीट किए जाते हैं, वो लोग उसी माइंडसेट में आ जाते हैं कि हम शायद कभी इन सब से उभर ही नहीं पाएंगे। देखिए, जो गरीबी और अमीरी का जो सोच है ना, हाँ, उसका जवाब आपने दिया था अभी, वो है सेल्फ स्टीम। एक आदमी की जितनी सेल्फ स्टीम लो होती है, दैट ही इज ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। तो वो आदमी उतनी ही गलतियां अपने जीवन में, अपने धंधे में, हर जगह करेगा। तो हमारा ये जो मनचाहा प्रोजेक्ट तो था, और जयपुर रक का जो आज एक ब्रांड और सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है, मुझे शुरू से मालूम था कि मुझे इनको सेल्फ स्टीम देनी है। लोग बात करते हैं कि लोगों, हमारे व्यूवर की इनकम बहुत बड़ी है, कोई बोलते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख लिए, किसी का घर बन गया, किसी की मोटरसाइकिल आ गई, पता नहीं कितने सारे क्राइटेरिया हैं जिन पे इकोनॉमिक ग्रोथ आई, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान दिया। माई फोकस वाज ओनली द सेल्फ स्टीम। आज वो महिलाएं, आप ये देखो, करीब हर साल 10 से 15,000 लोग गांव में उन महिलाओं से मिलने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। इवन टॉप साइंटिस्ट, टॉप रिसर्चर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, टॉप आर्किटेक्ट, इस लेवल के लोग भी मिलने जाते हैं, सेलिब्रिटीज भी। तो उससे उनकी सेल्फ स्टीम उस लेवल पे गई, उनकी डिग्निटी इस लेवल पे गई कि शुरू में इंडस्ट्री ने उनको लेबर बना दिया, लेबर से फिर हमने उनको आर्टिजन बनाया, और नाउ दे आर द फ्रॉम आर्टिजन टू द आर्टिस्ट। हम आपकी टीम में चारू जी से भी बात कर रहे थे, तो वो यही कह रही थी कि आप लोग जा रहे हैं अभी विजिट करने, वो बहुत खुश होंगे आपसे बात कर कर। मतलब उन्हें तो बहुत पसंद है कि लोग उनसे आए, बात करें, उनकी जर्नी। उल्टा इंटरव्यू आपका लेंगे। बहुत बड़ी बात है कि वो कहाँ, बिल्कुल। पर मेरे को, जैसा हम सब बात कर रहे थे कि अनटचेबिलिटी को आपने पार किया, और यहाँ डबल लेयर था, क्योंकि विमेन इन इटसेल्फ एकदम बहुत उससे आती है, गांव के एरिया से आती है, तो जैसा आप बता ही रहे थे कि वो बाहर भी नहीं निकली है, तो अनटचेबिलिटी देन औरतों को उस चीज से निकालना भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो कॉन्वर्जेशन आप कैसे करते हैं? बिकॉज आप एक अलग जेंडर से आते हैं, और उनसे आप बात कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर्दा प्रथा भी बहुत है। मैं खुद एमजीडी से आती हूँ, और मैंने सुना है कि उनने भी शुरुआत कैसे की थी, डोर टू डोर जाके बात की थी सबसे। देखिए, इसका जो मेन जो सीक्रेट है, वो है हाउ यू परसीव द पीपल। अब आप ये देखो, कोई भी आदमी गांव में काम करना चाहेगा, रूरल इंडिया में काम करना चाहेगा, तो वे शुरू से मान के चलते हैं कि ये गरीब है, ये बिना पढ़े लिखे हैं, ये छूत जाति के लोग हैं, ये महिलाएं हैं, कुछ नहीं कर सकती, इनको कुछ आता नहीं है। तो वो दैट इज ए प्रिसेप्शन। और मैंने जब इसको शुरू किया, तो आई शो देम एज ए सेम ह्यूमन बीइंग एज आई एम। मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिल गया, उनको एक्सपोजर नहीं मिला। आज आप नेचर को पूछो, भगवान को पूछो, ये अनटचेबल या ये बिना पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा क्या होता है, तो वो तो बोलेगा मुझे मालूम ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इट इज ए परसेप्शन। वो सारी कैपेबिलिटी इनके पास है जो मेरे पास है। फिर जब मेरी बेटी आई, तो वो मेरे से भी एक लेवल आगे चली गई। She went one step further to me. I show them as the human being like me, and she show them as the creative artist. तो मैंने जिस तरह परसीव किया, बेटी ने जैसे परसीव किया, they proved to the world. बट उस आर्टिस्ट को भी एक सहारा चाहिए ना। आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट एक अच्छा बिजनेस पर्सन हो सकता है? नहीं, देखिए, ये
सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है दुनिया में। बिजनेसमैन बनने के बाद में कोई 30 मार खा नहीं बन जाता, ये भी एक प्रिसेप्शन है। हाँ आदमी इस दुनिया में जो आता है ना, वो बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं आता, वो जो है वो होने के लिए आता है। तो आज दुनिया में जितनी भी जो व्यवस्थाएं है, परिवार की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, या एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वो जो सिस्टम है ना, वो उसको जो वो है, जो वो हो सकता है, उसको कभी होने ही नहीं देता। वो उसको ऐसा कुछ बनाना चाहता है जो उसका पोटेंशियल नहीं है, जो उसका पैशन नहीं है, और जो वो बन नहीं सकता। तो मैंने कभी इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं इसको बिजनेसमैन बना दूं, इसको कोई बड़ा नेता बना दूं, गांधी जी बना दूं, या भगवान राम को फॉलो करे। हाँ वो जो है बस वो हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एंजॉयमेंट इन हिज लाइफ। उसको बनाना कुछ नहीं है, उसको होने देना है। तो क्रिएट ए सिस्टम जिससे इंसान बन जाए, उसका पूरा पोटेंशियल बाहर आए। आपने गांधी जी को मेंशन किया तो मुझे बस याद आया कि आप बचपन में गांधी, टैगोर, इन सबको भी बहुत पढ़ते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप पढ़ते हैं ना, वो ही आपको इवॉल्व करता है, अदर देन योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप में क्या बदलाव आया उन चीजों से, क्या जाना आपने? मैंने ये जाना गांधी जी, टैगोर, ये सब स्पिरिचुअल जो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में, कि आई मस्ट बी ऑलवेज ग्राउंडेड, आई मस्ट बी ऑलवेज ऑथेंटिक, आई मस्ट बी ऑलवेज रियल। जितना मैं ग्राउंडेड रहूंगा, जितना रियलिटी से मैं जुड़ा हुआ रहूंगा, और जितनी अपनी आइडेंटिटी कम बनाऊंगा मैं, वही शायद मेरी सफलता का रहस्य बनेगा, वही सफलता की सीढ़ियां बनेगी। आप अपनी आइडेंटिटी को जितना कम बनाएंगे, मतलब आप थोड़ा हाँ, बताइए। देखिए, आज जो सबसे बड़ी जो बाधा है दुनिया की, आइडेंटिटी कौन बनाता है, जिसको मालूम नहीं मैं कौन हूं। आइडेंटिटी पूरा इट इज ए फॉल्स गेम। मैं अपनी एक इमेज क्रिएट कर लेता हूं। जैसे मेरे को लोग बोलते हैं, चौधरी साहब आपने ये किया, वो किया, कोई हाथ मिलाएगा तो मेरी प्रशंसा करेगा। 4 क्राइटेरिया ये अलग से बताएंगे, आप अलग से बताएंगे, अलग से बताएंगे, तो मैं ऐसे अकड़ जाता हूँ। तो चौधरी साहब तो बहुत बड़े आदमी होंगे। तो वो जो बाहर की जो आइडेंटिटी है ना, दैट डोंट एग्जिस्ट। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आज मैं इतने फंक्शन में, पार्टियों में जाता हूं, हर आदमी प्रशंसा करता है, हाथ मिलाएगा, अच्छी बातें करेगा। सो एवरीबॉडी नोज अबाउट मी, बट नोबडी नो मी। उस भीड़ में भी मैं अकेला हूं। तो ये जो इंसान अपनी जो आइडेंटिटी बना लेता है, तो उसके पूरे जीवन में, बिजनेस में जो डिसीजंस मेकिंग है, वहीं से गलती उसके काम में होनी शुरू होती है। अपनी एक इमेज बना लेता है, बिल्कुल। फिर वो इमेज बनाने के बाद में he don't want to lose that image. Then he is driven by the fear. And fear is the biggest enemy. फिर आप खुद से अनट्रू हो जाते हो, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन है आपको लेकर। मतलब लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे को वैलिडेट करें। सर, एक ये सवाल है कि ये जो रग्स हैं, आई एम श्योर बहुत मेहनत होती है, ऑफ कोर्स ये बहुत अलग प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन इसका प्राइसिंग आपने कभी सोचा है कि एक प्रीमियम प्राइसिंग है? कभी सोचा है कि एक आम जनता भी अफोर्ड कर पाए, एक मतलब हाउसहोल्ड आइडेंटिटी बने, कि ये घर घर में हो? देखिए, हमारे पास सभी तरह के मतलब प्राइस रेंज के कारपेट है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग, वी सेल स्टोरीज, वी सेल एक्सपीरियंस। तो एक तो ऐसे लोग जो बहुत कॉन्शियस है, और वो अपने घर में ना, वो चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट आए जो प्रोस्पेरिटी हो, जिसके पीछे कहानी हो, जिसको देख के घर में बिछा के हमको ना एक बड़ी शांति महसूस हो। तो वो तो एक लग्जरी मार्केट के लिए हो गया। फिर हमारे पास दूसरे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं
जो एक आम आदमी भी उसको खरीद सकता है। तो हम सभी तरह के मतलब सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो जब आप कस्टमर आते हैं तो क्या कुछ अजीबोगरीब डिमांड्स लेकर आते हैं कभी कभार कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए? हाँ नहीं, जैसे मतलब क्या है कि देखिए आज का कस्टमर भी इतना कॉन्शियस है कि मतलब उनको कई लोगों को अलग डिजाइन चाहिए, अलग साइज चाहिए, बहुत सारी अलग अलग तरह के क्राइटेरिया आते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक अच्छा। कस्टम की पूरी व्यवस्था है। तो हम कस्टमाइजर पे बहुत भारी काम करते हैं। थोड़ा सा बताइए ना कौन कौन सी डिजाइन्स है, मतलब क्योंकि ये आई थिंक बहुत ज्यादा क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि उनकी भी वीविंग बहुत डिफरेंट होती है, तो वहां से उठ के कोई फोक थीम आया हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स आपके पास कौन से हैं जो आप दिखाते हैं लोगों को? देखिए जो मतलब इसके लिए मैं एक छोटी कहानी बताऊंगा। जब मेरी बेटी जो कविता है जब अमेरिका से पढ़ लेके आई डिजाइन खोलने से, तो उसने मेरे को बोला कि पापा अब आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मैंने कहा वैसे भी लॉस में चल रहा है बिजनेस। तो फिर बोला आपकी ये जो डिजाइन है, जो कलर है, ये 25-30 साल पुरानी हो गई। अभी ट्रेडिशनल कलर और डिजाइन का पूरा मार्केट खत्म हो गया दुनिया का। बिजनेस भी सही ढंग से नहीं चल रहा था। फिर उसने कंटेम्परेरी और ट्रांजिशनल डिजाइन बनाई, और फिर उसके बाद जयपुर किस लेवल पे गया ये आपको मालूम ही है। तो आज जो कलर्स और डिजाइन है, हर वक्त आदमी का सोच बदलता रहता है, और सोच के हिसाब से जो कलर और डिजाइन और टेक्सचर के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, प्राइस पॉइंट भी चेंज होता रहता है। तो हम उस ट्रेंड के ना बहुत अच्छी तरह समझ के हम कंटिन्यूस उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं। और अभी हमारे दुनिया की जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं, वो व्यूअर के साथ मिलके भी ना को क्रिएशन कर रहे हैं। हाँ। तो डिजाइन के बहुत सारे क्राइटेरियाज है, लेकिन क्या आदमी का जैसे सोच बदलता है वैसे डिजाइन, कलर, टेक्सचर, प्राइस पॉइंट सब कुछ बदलता रहता है। सर आपने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। 1992 एक ऐसा साल था जब वो फायर वाला इंसिडेंट हुआ था। तो एक एनेक्डोट है लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा कि आप एशेस पर सोए थे क्योंकि आप यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया जब इंडस्ट्री में फायर लगा। कितना जरूरी है फेलियर या फिर एकदम एक्सट्रीम लो देखना एक इंसान की लाइफ में? हाँ देखिए, मतलब जो इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है और लाइफ की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, अगर उसमें अपोजिट नहीं है तो वो लाइफ ही अधूरी है। अगर उसमें अपोजिट नहीं है तो वो बिजनेस ही अधूरा है। अब एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे दिन है तो दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देंगे, जब अंधेरा होगा तो आपको तारे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो तारों का जो सुंदरता है वो उसके अंधेरा जो है वो उस तारों की सुंदरता है। तो जब तक आदमी जीवन में फेलियर नहीं होगा, बिजनेस में गलतियां नहीं करेगा, बिजनेस में चैलेंज नहीं आएंगे, और कभी कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अब तो कल बिजनेस बंद हो जाएगा, अरे यार कल से मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल ही मैं ना कुछ बचेगा नहीं, सड़क पे आ जाऊंगा, वहीं से आदमी की सीखने की शुरुआत होती है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। इट इज द अपोजिट एंड ऑफ द राइट थिंग। वही है ना, फेलियर और फियर, दो एप्स है जो जिंदगी में बहुत चलते हैं, और आपकी जिंदगी में तो आपने तो बहुत ज्यादा ही देखा है। लेकिन वो क्या है कि फेलियर का तभी फायदा है जब आदमी सीखे कि आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फेलियर, देन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। लोगों को डर लगता है उस फेलियर से। मुझे तो ये भी पता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने आपके सामने से बंदूकें तान ली थी, तो उसमें तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा डर लगेगा। वो तो एक अलग चीज है, फेलियर का डर नहीं, उसमें तो जान का डर भी लगेगा। लेकिन ये फेलियर जो पार्ट है, देखिए आज कोई भी पहाड़ है, लोग उसकी हाइट की बात करेंगे 10,000 फीट ऊपर है, 15,000, हिमालय की चोटी की बात करेगा, घाटी की कोई बात नहीं करेगा। तो जो हिमालय पहाड़ की जो ऊंचाई है वो उसकी घाटी पे डिपेंड करती है। सही बात है। तो जो सफलता ना पूरी असफलता पे डिपेंड करती है। तो मैं दोनों को एक ही मान के चलता हूँ, लेकिन एक ही अपने उससे सीखे। We learn from the mistakes. बाप रे,
ये दो 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 हो ही नहीं सकता, ये दो किनारे नहीं है, एक ही किनारे के दो पहलू है ये। सर अब क्या करना है जिंदगी में, अब क्या बचा है जो आपको हासिल करना है? हाँ, देखिए जो मैं when I was getting richer and richer and when I was getting more famous and famous, तो मैंने सोचा ये जो रिचनेस है और इतना जो प्रसिद्ध होता जा रहा हूँ, व्हाट नेक्स्ट। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे समझ आया कि अभी भी एक ऐसा खाली स्पेस है जो ये मेरी प्रसिद्धि और ये पैसा तो भर ही नहीं पाया। तो फिर जब मैंने खूब सोचा समझा, थोड़ी स्टडी की, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि लाइफ इज सर्कुलर। अब ये समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा, लेकिन मेरे लिए सर्कुलर का क्या मतलब है। अब मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। आई वांट मोर मनी, आई वांट मोर फेम। अब मैं सर्कुलर कैसे हो? फिर समझ आया कि आई मस्ट बिकम लाइक ए चाइल्ड। I will start again from where I started. Come back and start again. And became like a child. Innocent child. और अभी तक जो 46 साल की जो बिजनेस जिंदगी में मैंने जो कमाया, नाम कमाया, जो एक आइडेंटिटी कमाई, forget about that. And starts again like innocent child. तो अब वो मेरी यात्रा है, उसमें मैं खूब जबरदस्त काम करता हूँ। मोस्ट टाइम उसी चीज में देता हूँ एंड आई सी टोटली न्यू फ्यूचर। अब मेरे को इतना अच्छी तरह समझ में आया कि काफी बार बच्चों से बात करता हूँ कि अभी तक ये जो सफलता मिली है, ये जो बिजनेस है, अभी मैं जो नई अपॉर्चुनिटी देख पा रहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू जर्नी विथ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, विथ अबंडेंस। That's exactly how we started this conversation कि मैं innocence अपने अंदर रखना चाहता हूँ। This is the science of the regeneration. क्योंकि जब आपका ईगो ग्रीड आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, that is the degeneration. और जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे, that is the regeneration. उम्मीद करते हैं सर आपकी दूसरी जर्नी भी बहुत कमाल की हो। सर उसमें भी एक अच्छा खासा पॉडकास्ट बना। अरे 100% हम तो लगे रहेंगे। हमें इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। सर थैंक यू सो मच जो आप करते हैं उसके लिए, और आपने हमें टाइम दिया इसके लिए, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आपको भी हमसे सीखने को कुछ मिला होगा, अच्छा लगा करने में अच्छा लगा हो। शाम को बहुत बातें करूंगा। जरूर आपने मेरा इंटरव्यू में हाँ जरूर हम तैयार हैं। सभी का है। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद।